Hello, my dear students. Hello, I am Devanshu Jaiswal. Welcome to my online class. As you know, the current situation, we are still fighting with the pandemic disease COVID-19, and our government is trying every bit of effort to get rid of it. So I advise you to stay at home, stay fit, stay safe, and stay tuned with me with this video. And one important thing is that if this video is helpful for you, then please subscribe, share and like it, because it give me confidence to me and it forced me to post other videos. So today we learnt about some grammatical topics. So today I start with one of the most important topics of English grammar, that is tense. So let's start. As I mentioned, जैसे मैंने कहा, it is one of the most important topics of English grammar. ये English grammar का महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है. And one thing is that if you want to speak in English in correct way, then you must have knowledge about it. अगर आप इंग्लिश सही तरीके से बोलना चाहते हो तो आपको ये आना चाहिए. अगर आप मतलब ये हुआ, अगर आपको नहीं आएगा तो आप इंग्लिश करेक्ट बोल तो सकते हो लेकिन करेक्ट वे में नहीं बोल सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टेंस इज दैट टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन. ठीक से सुनना, फोकस ऑन मी. Tense changes the form of verb to express the time of an action. मैं यहाँ लिख रहा हूँ. Tense changes the form of verb to express the time of an action. मतलब इसका हिंदी ये हुआ, जो कार्य के मुताबिक जो क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं. एग्जाम्पल हम देंगे 2-3, उससे आप लोग समझ जाओगे. जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम. जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ आई एम टीचिंग. ठीक. उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूँ आई टॉट इंग्लिश. There are 2 sentences written here. यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं. आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश. देखो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, इसमें क्या है, हमको क्लैरिफाई करना है इस डेफिनेशन से. क्या लिखा हुआ है? चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये वर्ब की फॉर्म को चेंज करता है. जैसे यहाँ वर्ब क्या है, टीचिंग है, और यहाँ टॉट है. देखो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में चेंजिंग है, और इसलिए क्या हुआ है, अब ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है. कैसे? देखो, कह रहा है आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. जस्ट नाउ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इससे टाइम का डिफिनेशन है. लेकिन अगर मैं लिखता हूँ आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाया, तो दोनों में अलग अलग चीज़ हो गया. एक तो मेरा पास्ट में चला गया और एक मैं प्रेजेंट टाइम पे कर रहा हूँ. तो जैसे मैंने वर्ब की फॉर्म को चेंज किया, तो ये हमारा क्या हुआ, टाइम ऑफ एन एक्शन बता रहा है. एक्शन का मतलब यही हुआ जो अभी हम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं. जो वर्ब का मतलब क्या था, डूइंग एक्शन वर्ड्स. तो एक्शन वर्ड्स यहाँ क्या है, टीचिंग. जो भी कार्य हो रहा है उसके कार्य को हम वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब से हम जानते हैं. ठीक. तो ये हमारा हो गया टेंस. और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. अगर आप टेंस जानना चाहते हो तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यू नो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब. देयर इज 5 काइंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब: V1, V2, V3, V4 एंड V5. आपको 5 तो नहीं, कम से कम अगर 3 भी अगर आपको याद है तो आपका काम चल जाएगा. क्यों? क्योंकि V4 भी इसी से जुड़ा हुआ है और V5 भी इसी से जुड़ा हुआ है. अगर ये आप 3 याद कर लेते हो तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा. तो
आपको ये होना बहुत याद होना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा है टाइप्स ऑफ टेंस। इसमें पहला हमारा टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो पहला हमारा कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमारा है पास्ट टेंस और तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, इसका मतलब होता है भूतकाल, और इसका मतलब होता है भविष्य काल। तो ये 3 टाइप्स के हमारे टेंसेज होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट का मतलब जब हमको किसी एक्शन का होने का प्रेजेंट टाइम में बोध हो। जब कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अगर वो पास्ट में हो रहा है, जो बीत गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। और अगर आने होने वाला है एक्शन, अगर हमारा एक्शन भविष्य में इन फ्यूचर होने वाला है, तो ऐसे टेंस को हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब होता क्या है, ये जो सारे टेंसेज हैं, इन टेंसेज का भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, बहुत सारे नहीं, बेसिकली फोर्स होते हैं। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट बनाऊंगा, आप लोग इसको कॉपी में लिख लेना। ठीक, अभी मैं इसको पॉज करके वीडियो आप लिख लेना, फिर मैं इसको अब मिटा करके अब एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट को देखना है आपको। ठीक, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। टेंस को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। एक था हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा था पास्ट टेंस, तीसरा हमारा था फ्यूचर टेंस। ठीक, जितने भी टेंस 3 टाइप्स के टेंस है, सबका 4 काइंड्स होता है। जैसे कि पहला इसमें देखते हैं, अब हम पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसी को हम लोग दूसरे भाषा में कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, मैं यहाँ स्लैश लगा होता मतलब और। दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या देखे हमने, हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। उसी तरह से पास्ट टेंस में उसी तरह से चलता है। जैसे कि मान लो पास्ट में क्या हो जाएगा, फिर पास्ट में भी इसका 4 काइंड्स हो जाएगा, जैसे कि सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, या फिर इसी को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। आप लोग इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक, नोटबुक में। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस,
आपको मालूम होगा तो और भी अच्छी बात है। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस और आखिरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा था प्रेजेंट का, ये पास्ट का। देखो एक दूसरे से सब रिलेटेड है। यहाँ पे जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस था, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसी तरह से फ्यूचर टेंस में भी देखेंगे हम। फ्यूचर में भी क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आप लोग खुद से लिख लेना ताकि हम लोग का टाइम बचेगा तो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक, तो अब हम शुरुआत करेंगे। आपने प्रेजेंट समझ गया, टेंस समझ गए, आप लोग पास्ट टेंस समझ गए, फ्यूचर टेंस समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। मतलब सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा जो हम कहेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में था। और यहाँ तक ही नहीं, हम लोग ये भी देखेंगे जो हम अपने डेली लाइफ में कैसे इसका यूज़ भी करते हैं। ठीक, तो हम इसको, आप इसको लिख लेना कॉपी में। अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो होगा हमारा पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब सीधे सीधे हम जो है टेंस के जो प्रेजेंट टेंस है उसका जो पहला हमारा काइंड्स है उसके बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो हमारा टेंस है उसका कौन सा, प्रेजेंट टेंस। अब हम कुछ आपको फैक्ट्स बताएंगे, कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए स्ट्रक्चर जानने से पहले। जैसे कि हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का या फिर किसी अदर लैंग्वेज का ही क्यों ना हो, उसका एक बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। ग्रामर तो यही है जो हम लोग एक शेप प्रदान करते हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को। जैसे मैं लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, राम रीड्स अ बुक। हिंदी में राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो डिफरेंस समझना है, यहीं से हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। अब ये जो हमारा राम है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये रीड्स क्या है, ये वर्ब है। और ये बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी मैं सिर्फ वर्ब देख रहा हूँ, वर्ब का क्या टाइप है वो हम स्ट्रक्चर में समझेंगे। ठीक, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ हिंदी में देख रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा वर्ब। स्ट्रक्चर देखो, जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब आता है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। मतलब जब हम इंग्लिश में किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हमारा वर्ब होता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ पहले ऑब्जेक्ट रहता है और फिर हमारा वर्ब रहता है, लास्ट में रहता है। तो इंग्लिश तो हम क्या समझे अभी, इससे हमारा ये समझने हुआ, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन आप अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तब भी चल सकता है। हम सब्जेक्ट और वर्ब से भी हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आई लव, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो मतलब ये हुआ अगर हम कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो हमको दो चीज़ चाहिए, दो चीज़ कंपलसरी है, नेसेसरी है, दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब। और ऑब्जेक्ट भी होना, ऑब्जेक्ट भी हम रख सकते हैं। ठीक, तो अब हम ये समझ गए आप, तब हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो हमारा सिंपली ये स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का। हम हिंदी का भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं बस सिर्फ नॉलेज के लिए। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे।
इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस हमारा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तब हम कहते हैं ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, तो अब हम क्या देखें, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीपली एक्नॉलेज करेंगे। जैसे कि अब हमारा ये यहाँ पे V1 और V5 है। जनरली अगर आपको V3 तक याद है तो V5 क्या होता है, V5 का मतलब होता है जब हम V1 में S और ES को ऐड कर देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं V5। एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए ईट है, ईट का V5 क्या होगा, हमने क्या कहा V1 में S और ES को जोड़ देना है, तो ईट प्लस S और ES तो क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। रीड है तो रीड्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया V5। ठीक, अब हमारा कहता है जो सब्जेक्ट के साथ या तो V1 लगेगा या V5 लगेगा। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रखना है, एकदम बहुत ही आसान है, V1 या फिर V5। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आपने पढ़ा होगा सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। ठीक, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो जब भी किसी नाउन को हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, ऐसा लगा जैसे बुक है, इफ यू राइट बुक्स द प्लूरल ऑफ बुक इज बुक्स। जस्ट एग्जाम्पल, if we write pen then its plural form is pens। तो हमने क्या देखा, जब हम किसी भी सब्जेक्ट नाउन को प्लूरल करते हैं तो उसमें S और ES जोड़ते हैं, और बहुत तरह के तरीके भी हैं। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें वर्ब की, वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। देखो इसके बिल्कुल अपोजिट है, समझना है। अगर हम नाउन में S और ES को जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। लेकिन इसका ठीक अपोजिट, जब हम वर्ब में S और ES को जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम नाउन में S और ES जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, अगर हम वर्ब में S और ES जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे कि अभी हमने लिखा ईट, ये ईट है, इसमें S नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है। लेकिन जैसे ही हम इसमें S लगा देते हैं ये सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ये क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे ये V1 है और ये V5 है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 का प्रयोग करना है हमको। तो कब कैसा सब्जेक्ट रहेगा और कब हम V1 यूज़ करेंगे और कब V5 यूज़ करेंगे, तो हमको इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर को एक पार्ट में ये करेंगे हम जिसमें V1 का यूज़ हो, और एक पार्ट में V5 का यूज़ करेंगे। ठीक, तो अब हम यूज़ करेंगे ऐसे सब्जेक्ट का जिसका यूज हम लोग सिर्फ V1 में करें। जैसे कि इसको अब हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। जैसे मान लो एक पार्ट हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या होगा, जो V1 होगा, तो हम इस सब्जेक्ट के बदले में उस चीज़ का हम लिख देते हैं। जैसे अगर हमारा I, we, they, you या फिर प्लूरल नाउन, क्या लिखा मैंने, आई, वी, दे, यू या फिर प्लूरल नाउन। अगर ये हमारा रहेगा, अगर सब्जेक्ट के तौर पे, मैंने सब्जेक्ट को मिटा दिया है, तो सब्जेक्ट के तौर पे आई रहे या फिर वी रहे या फिर दे रहे या फिर यू रहे या फिर प्लूरल नाउन रहे, अगर इस पांचों में से कोई एक होगा तब वहाँ पे हम V1 का यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपको समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। जैसे समझ लो हम एक पल के लिए यूज़ करते हैं आई का, मैंने आई यहाँ ले लिया। ठीक, अब हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है, तो क्या कहता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम V1 का भी यूज़ करेंगे। तो V1, अब मान लो कोई भी लिख देते हैं ईट, तो आई ईट अ मैंगो। सेंटेंस बना रहे हैं हम, कैसे सेंटेंस बना रहे हैं देख लो आप। वी है, हम वी लिख दिए। कोई वर्ब ले लेते हैं रीड, इसका V1 क्या होता है, रीड ही होता है। वी रीड अ बुक, सिंपल सेंटेंस। तो अब इस सेंटेंस को आप लोग देखोगे तो क्या देखोगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, उसके साथ V1 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। मतलब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ध्यान ये रखना है, आई, वी, दे, यू या फिर प्लूरल नाउन, ये सारे जो होते हैं
ये जो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अभी मैंने तुरंत बोला था ईट है, तो ये क्या है, प्लूरल नाउन है, क्योंकि इसमें एस और ई एस लगा हुआ नहीं है। देखिए इसमें अगर एस और ई एस लग जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर नाउन। तो अभी यहाँ पे क्या है, सारे के सारे प्लूरल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लूरल है, इसीलिए हम लोग इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला वाला। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लेना, पॉज करके हम इसको मिटा रहे हैं। फिर दूसरा वाला देखेंगे हम। एक में मैंने V1 का प्रयोग किया, अब हम देखेंगे किसमें V5 का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं हम, लास्ट है। तो अब हमारा अगला है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 को हम लोग V1 प्लस S और ES के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम इसको करते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट, या फिर कोई नेम, एनी नेम, राम, सीता, मोहन, गोलू, सोलू, जो भी होता है। उसके बाद हमारा होता है सिंगुलर नाउन। ठीक, अगर हमारा सब्जेक्ट के तौर पे ये सब रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, एनी कोई नेम, कोई नाम रहे, या फिर सिंगुलर नाउन रहे, तब हम क्या करते हैं, इसके साथ V5 का यूज करते हैं। मतलब V1 में S और ES को जोड़ देते हैं और साथ में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिख रहा हूँ, ही रीड्स अ नॉवेल। अगर मैं लिखूंगा ही रीड नॉवेल, तो ये गलत हो गया, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने सिस्टम क्या पढ़ा, जब ही, सी, इट या एनी नेम का प्रयोग होगा तो उसके साथ में V5 लगेगा, मतलब वर्ब में S लगेगा, S या फिर ES लगेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर हमारा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आई, वी, दे, यू या फिर कोई प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर हमारा ही, सी, इट कोई नाम या फिर सिंगुलर नाउन रहे तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, V5 का यूज करेंगे, मतलब वर्ब V1 में S और ES को जोड़ देंगे। ठीक, तो आज के लिए आप लोग होमवर्क में क्या करोगे, आप लोग होमवर्क में 10 सेंटेंसेस फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोग खुद से बनाओगे और जज करोगे जो आप कितना सही आप लोगों ने बनाया। बस ध्यान ये रखना है, सब्जेक्ट चुनना है, उसके बाद वर्ब को चुनना है और साथ में कोई ऑब्जेक्ट को पुट करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम इसका जो यूज भी देखेंगे हम, और उसके बाद फिर फर्दर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको भी हम देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। और नहीं समझ आएगा तो अगर किसी भी टॉपिक अगर समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में लिख दो या फिर मुझे व्हाट्सअप कर दो। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।